इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला महफूज हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने जनाब एक और बयान दे दिया अदलिया से मुतालिक। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। पीटीआई ये जो स्ट्रैटेजी बना के बैठी हुई थी, इसमें अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। राजा परवेज रशफ उन्हें ऐवान में दाखिल होने से रोक भी सकते हैं। 15 MNAs जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के छोटे बेटे इन्होंने अपने बंदे को भी जो है वो जोकर करार दे दिया। मतलब पार्टी के अंदर जो है ये हाल चल रहा है। उस्मान बुज़दार ने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, सेक्रेटरी साहब घर जाएं, 2 नफल नमाज पढ़ें और ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है और इसकी वजह ये कि दूसरी सूबाई असम्बली भी मोस्ट प्रॉब्ली आज टूटने जा रही है। इसके हवाले से हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर तो बात की थी, लेकिन अब इस सिलसिले में कुछ मज़ीद अपडेट्स भी आई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला महफूज हुआ है। वो फ़ैसला क्या है उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और साईं उस्मान बुज़दार, उनके हवाले से भी चंद मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात जो हैं वो सामने आई है। कुछ उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो उनकी क्या डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थे, तो उनके हवाले से भी क्लेम किया गया है कि कितने का खर्चा उन्होंने अपने 3-3.5 साल दौर के अंदर वहाँ पर किया है। कुछ वो अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर मैं शेयर करना चाहूँगा वो ख्वाजा आसिफ साहब कल रात को शाहजेब खानज़ादा के शो में आए हुए थे, तो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि जी तहरीक अदम एतमाद दिलाने की बातें हो रही हैं या एतमाद का वोट लेने की बातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी। आपको पता है पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप ज़रा एतमाद का वोट तो लेके दिखाएं। तो उनका ये कहना था कि हम खुद भी जो है वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी ये खुद किया था कि खुद ही उन्होंने एतमाद का वोट लिया था। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो ये खुद कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पंजाब में जब परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट का मामला था तो हमजा शहबाज अगर यहाँ पे होते तो हालात बेहतर हो सकते थे। बहरहाल ये उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब, कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो वारंट गिरफ्तारी, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुए थे, उस सिलसिले में उनको जब ख़त्म किया गया तो उसके ऊपर वहाँ पे जज साहब ने फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा था कि आप ज़रा अदलिया की तज़दीक करना बंद करें और ध्यान करें कि आप अदलिया के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो फवाद चौधरी साहब ने जनाब एक और बयान दे दिया अदलिया से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहीं। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। लाहौर तो ये दोबारा अदलिया की तरफ जो है उनका इशारा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने ये अभी कल ही वार्निंग दी थी कि ज़रा अदालतों की तरफ जो है वो आप ध्यान कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं बड़ी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो है वो समाअत हुई। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब अदालत में आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वहाँ पे जो समाअत के दौरान जो मावन वकील थे उन्होंने फैसल चौधरी साहब के हवाले से बताया कि जी फैसल चौधरी और दीगर वकला जो हैं वो लतीफ़ आफरीदी साहब जिनका कल कत्ल हुआ था उनके जनाजे में गए हुए हैं, इसलिए वो आज नहीं आ सके। इस पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलोचिस्तान जो थे उन्होंने कहा कि जी इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी कहाँ हैं। सवाल किया उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने वारंट ज़रूर मुअत्तल किए हैं लेकिन पेशी से नहीं रोका है, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तक दायर नहीं की गई है। तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने फिर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की अदम पेशी पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया और केस की समाअत जो है 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एक ये डेवलपमेंट हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस दौरान रिमार्क्स दिए कि अखबारात में खबरें छपी हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट में वापस जा रही है। अगर पीटीआई पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी। उन्होंने कहा कि वफाक के वकील पूछ के बताएं हम नैब तरमीम का मामला क्या वापस पार्लियामेंट में भिजवा दें। तो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान साहब थे, उन्होंने जवाब में कहा कि बगैर हिदायत लिए मैं अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। पार्लियामानी निज़ाम में तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह और तयशुदा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई चाहे तो पार्लियामेंट जाकर नैब कानून का तरमीमी बिल भी जो है वो पेश कर सकती है। वहाँ पे इस सिलसिले में ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी के हवाले से आज जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी सीनियर पार्टी लीडरशिप का इजलास ज़मान पार्क में बुला लिया है और इजलास में कौमी असम्बली में वापसी से मुतालिक जो है वो गौर व होश जो है वो किया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और इत्तेमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली के लिए भी जो है वो मुशावरत की जाएगी।
और मुनरिफ अरकान को कौमी असम्बली में गैर मौसर करने के लिए भी पीटीआई हिकमत अमली तरतीब दे रही है। एक सिर्फ मैं खबर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। परवेज़ इलाही साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स उनसे हो रहे थे, उनको पार्टी मतलब उनका जो ग्रुप है उसको पीटीआई में शामिल करने के हवाले से उनसे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है, मुशावरती अमल अभी जारी है और अभी तो हमने हल्के में भी जाना है, हल्के में जाके अपने लोगों से भी बात करनी है कि हम ये करें या ना करें। तो पिछले 2 दिन से एकदम ये जो फुर्तियां चली थी ना इस मामले के अंदर कि लो जी बस आज, बल्कि 1-2 चैनल्स ने तो कल का कह दिया था कि लो जी आज शाम तक जो है परवेज़ इलाही साहब पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आज के हवाले से भी खबर आई कि जी हो जाएंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने ये जो गुफ्तगू की है ना कि जी अभी तो मुशावरत का अमल जारी है, अभी हम देखते हैं, अभी तो लग ये रहा है कि इस मामले के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया है, कोई रिजर्वेशंस हैं या कोई कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये कदम जो है अभी नहीं उठाया जा रहा। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। इसके साथ साथ जंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, उसमें ये कहा गया है जी इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाने का जो अंदिया दिया है ताकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभाल सकें, लेकिन वो कायदे इख्तिलाफ नहीं बन सकते हैं, ये जंग ने कहा है। उन्होंने कहा कि वो रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे हैं और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ रशफ उन्हें ऐवान में दाखिल होने से रोक भी सकते हैं कि ये अंदर नहीं आ सकते। ये हकीकत है कि वो जो उनकी एक सीट थी उससे वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उसके बाद में जिन सीटों से वो जीते हैं उसमें से अभी तक कौन सी सीट उन्होंने रखनी है इसका उन्होंने ऐलान नहीं किया और जाके कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पे उन्होंने अभी हलफ भी नहीं उठाया है। तो जंग में ये लिखा हुआ है कि जी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी राजा रियाज को हटाने का जो अमल है वो इतना भी आसान नहीं होगा। इस सिलसिले में पीटीआई के अरकान के ऑलरेडी इस्तीफ़े भी जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास ऑलरेडी मौजूद हैं और कायम मकाम वज़ीर आज़म का तकर्रुर एक आइनी मामला है और स्पीकर इस मामले में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगे। तो पीटीआई ये जो स्ट्रैटेजी बना के बैठी हुई थी इसमें अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं एक इस खबर के मुताबिक। इसके अलावा एक्सप्रेस में एक ये खबर शाया हुई है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली के जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ हुआ है और ये कहा जा रहा है तकरीबन 15 MNAs जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के साथ राब्ते में हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि सिर्फ उन लोगों से रब्ता किया जाए जिनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब ऑलरेडी ये बात कह चुके थे कि हमारे साथ जो है वो चंद MNAs जो हैं वो राब्ते में। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इलेक्शन से पहले जो है ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, इधर उधर जो है वो फ़ोन शोन जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि यहाँ से पीटीआई की तरफ से जो है पूरी नून लीग को चोर डाकू लुटेरा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद इनके MNAs को जब आप एडजस्ट करेंगे ना यूं करके वो लाइन क्रॉस करके जब इधर आएंगे तो फिर वो आपको बताएंगे पीटीआई वाले कि भाईजान ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े नफीस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जिस तरह पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने MQM के बारे में बताया था ना कि ये उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा हाँ जी बड़े नफीस लोग हैं, हर बंदे के ऊपर जो है वो पता नहीं 300 या पता नहीं 30 कत्ल जो हैं वो उनके मुकदमे इनके ऊपर हुए हैं। तो मतलब वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो लेकिन जितनी देर MQM इनके साथ बैठी रही हुकूमत में तब तक MQM बहुत अच्छी थी। तो खैर यही पॉलिटिक्स है। इसके अलावा महमूद खान साहब की जानिब से जनाब एक कहानी सामने आई है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो आज ही तहलील की जाएगी। इस सिलसिले में समरी जो है वो आज भेज दी जाएगी गवर्नर को और वही 48 घंटे का प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि वो आज असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज एक बयान सामने आया कि जी मैं तजवीज़ करता हूँ कि आप इस असम्बली को तहलील ना करें, लेकिन बहरहाल ये उनके हाथ में नहीं है, ये असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब असम्बली की तहलील की समरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिन तहलील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दी गई है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है, इसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब असम्बली की तहलील से पहले किसी किस्म का अवामी रेफरेंडम नहीं करवाया गया, जबकि असम्बली की तहलील के लिए भिजवाई गई समरी में कोई वजह भी बयान नहीं की गई है। उसमें कहा गया है कि वजूहात बयान किए बगैर असम्बली की तहलील के लिए भिजवाई गई समरी को कलअदम करार दिया जाए। ये शहरी हैं शौकत राशिद, इनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और इस सिलसिले में जो है वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो है इसमें फरीक बनाया गया। आई डोंट थिंक वैसे कि ये इस किस्म की दरख्वास्तें जो हैं वो इस प्रोसेस को रोक सकेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा आज रात को 10:10 तक का टाइम है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो 3 नाम जो सामने आने हैं और अगर ये दोनों मिल के यानी कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही मिल के निगरां वज़ीर आला पंजाब का अगर तयन नहीं करते तो 10:10 तक ये काम जो है उसके बाद ये डेडलाइन है, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये मामला जो है पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा और अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो मामला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास चला जाएगा
उसके साथ साथ जो है स्पीकर पंजाब असेंबली निगरान सेटअप के लिए 8 अरकान पर मसावी कमेटी बनाने के पाबंद हैं, 4 इधर से 4 उधर से। और उसके बाद कमेटी के पास जो है वो 3 रोज़ का टाइम होगा कि वो आपस में बैठ के जो है वो इसको कोई तय कर ले। और अगर ये मामला तब भी तय ना हुआ तो उसके बाद ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो चला जाएगा, जो 2 रोज़ के अंदर किसी भी निगरान वज़ीर आला का अनाउंस कर देगी। तो एक ये डेवलपमेंट है। मलिक अहमद खान साहब ने इस पर एक्चुअली आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने मेरी परवेज़ लाई से बात हुई है क्योंकि मलिक अहमद खान को जो है वो अपना नुमाइंदा डिक्लेयर किया गया है हमजा शहबाज की तरफ से। तो मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो इस वक्त हमजा शहबाज की तरफ से परवेज़ लाई साहब के साथ इन टच हैं। तो उन्होंने कहा कि जो 3 नाम वैसे आए हैं हमें उस पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है जो हुकूमत की साइड से आए हैं, लेकिन हम भी अपने नामों के ऊपर इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। बाद में मलिक अहमद खान साहब ने एक्चुअली ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत के बाद साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब के नाम पर इत्तफाक किया है, लेकिन उनसे रब्ता जब किया गया तो उन्होंने माजरत कर ली कि जी वो जो हैं वो वकला सियासत में चूँकि बिज़ी हैं और भी उनकी ज़िम्मेदारी हैं, तो इस वजह से उन्होंने माजरत कर ली है। तो एक डेवलपमेंट ये हुई है। मुस्लिम लीग काफ जो है उसका मामला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है सदारत के हवाले से। तो परवेज़ इलाही ग्रुप ने जो है वो पार्टी सदारत केस के जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है कि जनाब इसका जल्दी फैसला करें। इसका फैसला 18 अगस्त का महफूज हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। ये फैसला जो है वो अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो उनके वकील ने कहा कि जी आप जो है इसका फैसला जल्दी करें ताकि पार्टी टिकट जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होने, किसने करने, ये मामला जो है वो क्लियर हो। तो इसलिए एक डेवलपमेंट जो है वो ये भी हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर एक कॉलम लिखा है, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सलमान शहबाज ने अपनी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल समेत मुल्क के 3 साबिक़ वज़ीर ख़जाना को जोकर करार दे दिया। ये ट्वीट किया था एक्चुअली सलमान शहबाज ने, और उन्होंने कहा था कि जी साबिक़ 3 जो वज़ीर ख़जाना थे, अब उसमें मिफ्ता इस्माइल इनके अपने आते हैं, उससे पहले शौकत तरीन और उससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख, ये साबिक़ 3 वज़ीर ख़जाना ये बनते हैं। तो इन्होंने अपने बंदे को भी जो है वो जोकर करार दे दिया। मतलब पार्टी के अंदर जो है ये हाल चल रहा है। तो मतलब इससे आपको अंदाज़ा होता है कि शरीफ फैमिली के अंदर इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के अगेंस्ट जो है वो कितना गम व गुस्सा और नफ़रत पाई जाती है। ये इन्होंने कॉलम के अंदर जो है ये तफसीलात लिखी हैं। मतलब ये इससे लगता है कि पार्टी के अंदर कितना को फ्रैक्चर हो चुका है कि आप अपने बंदे का भी लिहाज नहीं करते। खैर उन्होंने भी नहीं किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जो कमेंट्री की थी उन्होंने भी इसका लिहाज नहीं किया था। इसके अलावा 2019 से 2021 के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात के हवाले से सेनेट में तफसील पेश की गई है। ये इमरान खान साहब का जो दौर था उसकी तफसील पेश की गई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने जो है कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो तो साइकिल के ऊपर जाने की बात करते थे, सादगी का दर्स दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 1 अरब रुपया जो है वो खर्च किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत ऐवान ने बताया कि 3 साल के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपये बजट मुख्तस किया गया, जबकि अखराजात 90 करोड़ रुपये थे। तो यानी तकरीबन 90 करोड़ का खर्चा जो है वो इमरान खान साहब ने किया है वज़ीर आज़म हाउस में रहते हुए। और इजलास के दौरान वज़ीर मुमलिकत ये शहादत ऐवान और PTI के सेनेटर शहजाद वसीम में जो है वो तकरार भी हुई, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। शहजाद वसीम ने कहा कि जी सैलाब के फ़ंड्स की तफसीलात कहाँ हैं। हमने सवाल पूछा था कि वो फ़ंड्स कितने और कहाँ लगे। मिस्र में कॉन्फ्रेंस के लिए लश्कर लेकर गए, तफसीलात जमा कराना थी। जो आलमी कॉन्फ्रेंस से पैसे लिए वो कहाँ लगे हैं, खुद ही हड़प कर जाने हैं। तो शहादत ऐवान साहब ने कहा कि गैर मुतल्लिका सवाल पूछा जा रहा है, कवायद के मुताबिक तहरीरी सवाल जमा कराया जाए तो सारी तफसीलात मैं पेश कर दूंगा। इसके ऊपर जो है आपस में इनकी बहस मुबाहिसा हो गया। इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब ने जो के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है। 2 वाक़यात उसके अंदर उन्होंने लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि इनकी कितनी ज़बरदस्त गवर्नेंस जो है वो चल रही थी। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब कैसे चल रहा था, इस ज़िम्न में 2 वाक़यात मुलाहिज़ा करें। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम जान के दौर में हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई थी। लड़ाई चंद इंच पर खड़ी थी। लड़ाई की वजह बड़ी दिलचस्प है। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश थी कि हुकूमत जो है वो अदालती स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह के बजाय लमसन तनख्वाह पर पेंशन दे, टोटल जो इनके बनते हैं। जबकि हुकूमत जो है वो उसके लिए रजामंद नहीं थी। हुकूमत ये कह रही थी कि नहीं जनाब, हम जो तरीक़ाकार पहले चल रहा है उसी तरीके से करेंगे, लमसम करेंगे तो 900 अरब रुपया जो है वो और लगेगा पेंशन्स के अंदर।
तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर जो है वो फड्डा पड़ गया था आपस में। तो इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त के वजीर कानून राजा बशारत से दरख्वास्त की कि जी आप बात करें बुज़दार साहब से, वजीर आला से, कि जनाब ये मामला जो है वो काफ़ी सीरियस हो रहा है। तो राजा बशारत साहब ये सुनकर जो है उन्होंने कहका लगाया और कहा कि जवाद साहब, वजीर आला से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनका दिया हुआ हल सुनकर अपने सर पर मुक्का मार लेंगे, आप खुद ही कोई हल निकालें। तो जवाद रफ़ीक साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने जवाब दिया, सर ये मेरी औकात से बड़ा काम है, मैं ये मसला खुद हल नहीं कर सकता। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी के इसरार के ऊपर जो है वो राजा बशारत साहब उस्मान बुज़दार के पास चले गए, वक्त लेके चीफ सेक्रेटरी को भी साथ ले गए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बुज़दार साहब को बड़े इत्मीनान से पूरा ब्रीफ किया कि सर ये मामला है, अब हमें आपकी हिदायत चाहिए कि क्या करें। तो बुज़दार साहब ने राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखना शुरू कर दिया, वो वज़ीर आला की तरफ देखने लगे। नज़रों का तबादला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन वज़ीर आला खामोश रहे। आखिर में होम सेक्रेटरी ने हिम्मत की और अर्ज़ किया, सर हिम्मत करें, हुक्म करें, हम क्या करें। उस्मान बुज़दार ने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, सेक्रेटरी साहब घर जाएँ, 2 नफल नमाज पढ़ें और ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें। और इसके साथ ही मीटिंग खत्म हो गई। राजा बशारत सीएम ऑफिस से निकलते हुए चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि जवाद साहब, मैंने आपको ठीक कहा था ना, आपने अब वज़ीर आला का हल सुन लिया। और ये तीनों खामोशी से अपने अपने दफ्तर चले गए और ये मामला बाद अज़ां फौज को सुलझाना पड़ गया। इसमें एक मीडिया मालिक ने भी अहम किरदार अदा किया। ये मीडिया मालिक बिजनेसमैन है और ये साबिक चीफ जस्टिस के ज़ाती दोस्त हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस की मिन्नत की और यूं हुकूमत और अदालत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। लेकिन उस्मान बुज़दार ने इसका बेड़ा गर्क करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। दूसरा वाक़या जो उन्होंने शेयर किया है वो था जनाब, जब पंजाब में तहरीक लब्बैक के जो है वो मुजाहरे चल रहे थे, तो यहाँ पे ये एडवाइस की जा रही थी कि जी रेंजर्स को जो है वो बुला लिया जाए, रेंजर्स जो हैं वो इन मामलों को आके हल करें। तो उस्मान बुज़दार साहब से जो है वो रेंजर्स को बुलाने का मकसद ये था कि जी एक तो इनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं होगा, दूसरा रेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस सिलसिले में जो है वो चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने वज़ीर आला से रब्ता करना शुरू कर दिया कि भाई आप बताइए। वज़ीर आला मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनके स्टाफ के ज़रिए जो है उनसे रब्ता हुआ, उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई। तो वज़ीर आला ने जवाब दिया कि जी देखें, मैंने कमेटी बना दी है, कमेटी जाने और TLP जाने, आप अपना फ़ैसला खुद कर लें, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। और इस तरह उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने कहा तुसी जानो। और अगर आपको याद हो कि जब TLP का वो सारा मामला हुआ था ना, तो उस्मान बुज़दार कहीं पे नज़र नहीं आए थे। और वो कमेटी जो है उसके अंदर चौधरी सरवर थे, उस वक्त चौधरी सरवर थे, शेख रशीद थे, ये लोग थे जो एक्चुअली TLP के साथ मामला को रिजॉल्व कर रहे थे। मुल्क उस वक्त सूबे का वज़ीर आला गायब था और उनको तक कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया था। तो बाद में आगे कॉलम में चल के लिखते हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब बड़ी चालाकी से जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते थे ना, कहीं पे भी उनको नज़र आता था कि यार कि ये कल को मैं इसमें फंस सकता हूँ, वो आराम से अपने आप को 2 कदम पीछे ले जाते थे, वो मामला में जाते ही नहीं थे। लेकिन आगे चल के इसमें वो लिखते हैं कि जब मामला डेरा गाजी खान का होता था ना, अपने इलाके का होता था, तो वहाँ पर वो शहबाज शरीफ बन जाते थे। हर चीज़ के बारे में उनको पता होता था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे ठेका किसको देना है, कौन सा ब्यूरोक्रेट किधर काम कर रहा है, उस हवाले से वो बिल्कुल तेज़ होते थे। लेकिन बाकी जहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी या हिम्मत दिखाने की बात होती थी, वहाँ से उस्मान बुज़दार जो है वो गायब हो जाते थे। आखिर में कॉलम में जाके जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि आज इस मुल्क में अकल की बात, दलील और रीज़न फौत हो चुकी है। आप किसी फोरम पे अकल की बात करके देख लें, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। मेरा दावा है आज अगर इमरान खान भी अकल की बात करें तो उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जावेद चौधरी साहब ने लिखा है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।